जिनका 8+ years of experience and currently working as a senior software engineer at Nagarro। शायद बीए की डिग्री एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है जो आप अपने स्पोर्ट्स को भी दे पाते हो। उसके लिए मैंने बीए को चूज़ किया था और मुझे अपनी लाइफ बड़ी सिंपल लगती थी यार। मैंने इतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं आज यहाँ आके बैठूंगा और इवन कि मैं एक आईटी इंडस्ट्री में बैठूंगा, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, ये सब मैंने कभी सोचा नहीं था। 30 is now the critical stage, 30 in terms of age and 30 in terms of LPA। अब होता क्या, 30 LPA के बाद ना कंपनीज की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, चाहे आप 5 years एक्सपीरियंस क्यों ना, वो चाहेंगे अभी आप पूरे प्रोजेक्ट की ओनरशिप आप ले। हाउ योर लाइफ चेंजेस बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस? एक्सपेंसिव तो यार जब मैं बैचलर था मैं बहुत करता था खर्चे, क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब इट्स माय फेवरेट सिटी एंड आई थिंक ही नोज इट। तो वेदर बहुत अच्छा है और आई थिंक करियर अपॉर्चुनिटीज वाइज बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब लिटरली हर गली नुक्कड़ में यहाँ पे ऑफिसेज हैं और मतलब जेन्युइनली अगर आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज की कमी यहाँ पे किसी भी तरीके में तो डेफिनेटली नहीं है। सो वेरी गुड। आप दोनों में से ज्यादा सैलरी किसकी है? इनकी थोड़ी सी ज्यादा है। तो एटीट्यूड दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव वेरी अमेजिंग गेस्ट दीपक, जिनका 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस एंड करंटली वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट नगैरो। आज से कुछ साल पहले मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया था जब वो बैचलर थे। ओके, और इन्होंने बीए डिग्री से जो बीए डिग्री करके डायरेक्ट एज अ डेवलपर हायर हुए थे कंपनी में, अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ डेवलपर। तो बहुत ही चैलेंजिंग थी स्टार्टिंग की जर्नी, और आज ये बैंगलोर में नगैरो जैसी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। और आज इस पॉडकास्ट में आपको पूरा एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा, फ्रॉम बीइंग बैचलर टू मैरिड, फ्रॉम बीइंग बीए डिग्री नॉन टेक्निकल डिग्री टू वर्किंग इन एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन आईटी कंपनी। तो मैं चाहता हूं आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, बिकॉज इस वीडियो से मैं लिख के देता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम अवर गेस्ट दीपक। दीपक कैसे हो? बहुत बढ़िया मनोहर, एंड थैंक यू सो मच फिर से एक शूट करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे मतलब पहले 3 साल पहले मैंने वीडियो शूट किया था, बहुत ही ज़्यादा रॉ था और उस टाइम मैं भी अपने आप को फिगर आउट कर रहा था आईटी इंडस्ट्री में। बट आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि मैं कुछ स्टेबल बेस रखता हूँ और मैं आपकी पॉडकास्ट में आके आपकी ऑडियंस के लिए कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जिससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। या डेफिनेटली वही हम चाहते हैं, और जैसा अब आप सब प्यार देते रहे हो पहले भी, मैं चाहता हूँ आप भी इस वीडियो को प्यार दोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और आप चाहो तो दीपक के भी व्लॉग्स चेक कर सकते हो, बिकॉज वो बैंगलोर की लाइफ अपनी शेयर करते रहते हैं। ओके, सो दीपक, आप हमारी ऑडियंस को सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से करियर स्टार्ट किया, बीए डिग्री ही क्यों करी नॉन टेक्निकल, फिर उसके बाद टेक्निकल लाइन में कैसे आए, और कैसे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदली फ्रॉम बीइंग डेवलपर टू सीनियर डेवलपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो जो भी मेरी एजुकेशन हुई है, जो मेरी स्टडी जितनी भी हुई है, कॉलेज एंड ऑल, वो सब चंडीगढ़ से ही हुआ था। और रही बात डेवलपमेंट में आने की एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने कभी ये सोचा नहीं था और कभी भी मैंने इस बात के लिए, जब मैं कॉलेज में था कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैंने क्या करना है। जस्ट उस टाइम मैं क्रिकेट खेलता था, तो कॉलेज टीम में क्रिकेट खेलना था, और क्रिकेट खेलने के लिए, स्पोर्ट्स में रहने के लिए शायद बीए की डिग्री एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है जो आप अपने स्पोर्ट्स को भी दे पाते हो। उसके लिए मैंने बीए को चूज़ किया था और मुझे अपनी लाइफ बड़ी सिंपल लगती थी यार। मैंने इतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं आज यहाँ आके बैठूंगा और इवन कि मैं एक आईटी इंडस्ट्री में बैठूंगा, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, ये सब मैंने कभी सोचा नहीं था। तो फिर ये कैसे हुआ, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? सो जस्ट ऐसे ही एक मेरे कोई नोन में थे, वो एक स्टार्टअप रन करते थे। तो क्या हुआ था कि क्रिकेट खेलते हुए मुझे एक इंजरी हुई थी, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और मुझे उसके लिए सर्जरी के लिए जाना पड़ा। अब सर्जरी में गया, उसके बाद रिहैब का टाइम था। उस टाइम पर मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता था, तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता था और कुछ नॉर्मल कोडिंग सीखता था। सिंस मैंने आफ्टर बीए पीजीडीसीए करी थी, विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि कोडिंग कैसे होती है। और जब मैं उनके पास गया तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, मतलब चीज़ें मैं सीखने लगा। फिर अब टाइम इतना निकल चुका था, एज भी अब जॉब लायक हो चुकी थी कि, और एक मिडिल क्लास फैमिली से भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि जॉब करनी है, कमाना है। तो मुझे लगा कि यार मुझे एक डायरेक्टली जॉब मिल रही है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ऑल्दो वो पे बहुत कम थी, बट वो मैटर नहीं करता। जब आपको शुरू करना होता है तो आपको एक गेट चाहिए होता है जहाँ से आप एंटर करो, उसमें सैलरी मैटर नहीं करती, आपको अपॉर्चुनिटी मैटर करती है। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली है। ओके, व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, ओके, चाहे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैंने देखा है उनको, वो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, सर्विस बेस्ड कंपनी जितनी भी है, सबको पता है ये 3 और 4 के बीच में पैकेज देते हैं, 3 to 4 LPA। और इस चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी को ही मना कर देते हैं। ओके, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि हम 10 लाख के लिए बने हैं स्टार्टिंग में, और इस चक्कर में उनका गैप बढ़ता रहता है, फिर लास्ट में जाके वो स्ट्रगल करते हैं। तो हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ आफ्टर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट डिफरेंसेस यू सी इन योर करियर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपने करियर में कभी अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लिया कि अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ कर रहा था तो मेरे माइंड में ये नहीं था कि मुझे ये करना है, मुझे ये तो अचीव करना है, मुझे इस कंपनी में जाना है। मैंने अपने ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं लिया।
और मैं जस्ट फ्लो के साथ चलता था, स्किल सेट को अपग्रेड करता रहता था। और वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई सर्टिफिकेशन करता था या मैं कोई कोर्सेज बाय करके बैठा था, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। मैं जस्ट अपने अराउंड लाइक अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मैं एज अ बैकएंड इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि फ्रंट एंड में क्या चल रहा है, ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस क्या है, तो मैं अपनी ही चीज़ों में सीखता रहता था। और जब अपॉर्चुनिटीज़ दिखती थी तो उस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें प्रिपरेशन करता था जिससे मैं वो नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकूं। बट मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेता था कि मुझे लाइफ में ये तो करना ही है, अगर ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ मेरे माइंड में नहीं आता था। आज की डेट में अगर आप बोलोगे 8 ईयर एक्सपीरियंस, अब मुझे फील भी नहीं होता है कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि आप बहुत लोगों को बीट कर चुके हो, मे बी शायद जो बीटेक कर रहे हैं आप उनको बीट कर चुके हो, तो अब मैटर नहीं करता उतना। So in short, you want to say that skills matter more than degree. डिग्री विल गिव यू द गेट, एज आई सेड कि आपको गेट चाहिए होता है इनिशियली, तो वो डिग्री आपको देगी, बट डिग्री से आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रोथ आपको स्किल से मिलेगी। और ये मतलब मैं हर एक को बोलता हूँ जो भी मुझसे कंसल्ट करने आता है, अभी भी ऑफलाइन या लेट से मेरे कोई टीम मेंबर्स है जो मुझसे कुछ पूछते हैं, तो आई ऑलवेज से कि यार ये सर्टिफिकेशन वगैरह ठीक है तुम कर लो, ये आप अपने अप्रेजल में इसको शो कर सकते हो, एचआर डिस्कशन में शो कर सकते हो, बट जो मैटर करेगा वो आपके स्किल सेट मैटर करेंगे, आपकी नॉलेज मैटर करेगी प्रोजेक्ट में। मतलब how you showcase your skills, how you showcase your work, that matters more than the certifications or degree after some stage of life. Anything else you want to add? या आई वुड लाइक टू मेक अ करेक्शन कि मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था 3 years बैक, नाउ आई एम अ टीम लीड इन नगैरो। सो नहीं, वो तो हमने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ओके, हाउ डू यू see the job market right now? जैसे I still remember you worked on front end, you worked on back end also. How do you think कि किसकी ज्यादा डिमांड है and how AI is shaping the full stack developers? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एआई मिथ थोड़ा सा ब्रेक करूंगा। लोगों ने बहुत से मिसकंसेप्शन बना रखे हैं, और जो बैकएंड डेवलपर होता है उसे लगता है कि फ्रंट एंड तो गया, फ्रंट एंड नहीं रहेगा, इसमें तो सिर्फ HTML CSS है, ये तो गया, ये तो फिग्मा भी अब एआई बना रहा है, तो वो भी नहीं होने वाला है। और जो फ्रंट एंड वालों को लगता है कि बैक एंड में क्या है, सिर्फ एपीआई तो बनानी है, डेटाबेस कनेक्शन तो सेट करना है, लॉजिक्स ही तो लिखने हैं, ये तो एआई कर लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग ही सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिर्फ कोडिंग नहीं आती है। कोडिंग एक पार्ट हो सकती है, 40% हो सकती है। उसके अलावा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, ओनरशिप होती है, आपके स्किल सेट होते हैं जो आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। लेट्स से एक बंदा है जो बहुत अच्छी कोडिंग करता है, बट क्लाइंट जब कोई डिस्कशन कर रहा है, या लेट्स से मैनेजर के साथ कोई डिस्कशन हो रही है, या लेट्स से कोई फीचर के ऊपर डिस्कशन हो रही है, अगर वो उसमें पार्ट नहीं ले रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि यार उसके काम के अलावा प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, तो उसका इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं जाएगा। अगर कोई इंसान है जो नॉलेज रखता है अच्छी खासी प्रोजेक्ट की, और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, सजेशन दे रहा है, और उसको इन एंड आउट सब कुछ पता है। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं एज अ फ्रंट एंड BFF लीड मैं नगैरो में एमवे के लिए काम करता हूँ, ठीक है। तो यूरोप मार्केट में देखता हूँ, तो उसमें 15-20 कंट्रीज आती हैं। अब क्या हुआ कि एक टाइम पर एक डिस्कशन इनिशिएट हुई थी स्क्रम मास्टर के थ्रू, उसमें क्लाइंट भी इन्वॉल्व था, बट स्क्रम मास्टर बैकएंड लीड को इंक्लूड करना भूल गई, और बैकएंड से वहाँ पर कोई भी डेवलपर नहीं था। तो हुआ क्या कि देवर सेइंग कि यार कॉल पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि अभी बैकएंड वाला तो कोई अवेलेबल नहीं है। देन आई सेड कि यार मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आप मेरे से डिस्कस कर लो क्या है बैकएंड का, मैं उनसे डिस्कशन करके बता दूंगा, अगर फिर भी कुछ मेजर रहेगा तो विल सेट अप अ नेक्स्ट कॉल, है ना, विद देम। तो ये एक ओनरशिप दिखाना होता है, जिसकी वजह से मतलब आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, आप पे ट्रस्ट आता है क्लाइंट का भी और आपके मैनेजर का भी। तो ये चीज़ें करनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इन एंड आउट आपके प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए, बैक एंड फ्रंट एंड मैटर नहीं करता। और कोडिंग की बात रही, तो कोडिंग तो देखो, अगर आप मनोहर आपको भी पता होगा कि जब आप 4 ईयर एक्सपीरियंस थे, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो आप कोडिंग ज़्यादा करते थे। जब आप लीड लेवल पे जाते हो तो कोडिंग वैसे ही 50-60% कम हो जाती है, राइट। तो अब एआई आ गया है, अगर आप 30-40% कोडिंग कर रहे थे, आप शायद 10% कोडिंग कर रहे हो, पर अभी भी आप 60% कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं और दे रहे हो। तो एक ये चीज़ है, सबको ये लगता है क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगता ही कोडिंग है, तो इट इज़ मोर देन द कोडिंग। It is more about PR reviews, it's more about POCs, okay, and some growth, बहुत mentorship, okay, बहुत कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है धीरे धीरे। राइट। और जो पीओसी की आपने बात करी है, पीओसी क्या होता है कि क्लाइंट आपके पास कोई आइडिया लेके आया है, आपको उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है। लेट से आप एक कॉल में हो, आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि यार ये फिजिबल है कि नहीं, या ये कितना टाइम लेगा, अब आप वाइब कोडिंग कर रहे हो, आप एआई की हेल्प ले रहे हो, आप नहीं आंसर कर पाओगे, आपको इन एंड आउट आपका प्रोजेक्ट का नहीं पता है, आपको कोड का नहीं पता है, आपको जाके देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। बट लेट से आप फैमिलियर हो कोड से और आपको चीज़ें पता है, तो आप फटाफट आंसर करोगे, और वो कॉन्फिडेंस भी आपकी बातों में दिखेगा, आपके बोलने के तरीके में दिखेगा कि आपको सब पता है। आप कुछ कह रहे हो तो आपके माइंड में चल रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। और ये सब
जब आप कोड को समझते हो, कोडिंग करते हो, और लेट्स से आप एआई की भी हेल्प लो, दैट इज ओके, बट आप और लोगों की पीआरस को रिव्यू करो। आपकी जॉब नहीं है पीआर रिव्यू करना, बट जो भी आपके प्रोजेक्ट में पीआर रेज हो रही है, अगर आपको टाइम लगता है 1-2 घंटे बैठ के उनकी पीआरस ही चेक कर लो कि वो कैसी कोडिंग कर रही है, क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये चीज़ें भी आई थिंक करनी ज़रूरी है। एआई ठीक है, एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है आज की डेट में, और मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि एआई से जॉब इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट वो जॉब इम्पैक्ट किन पर हो रहा है वो एक डिस्कशन का पार्ट है, ना कि एआई से जॉब इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि एआई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहा है जॉब्स को, इट इज इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग। ओके, बिकॉज मैंने जब रिसेंटली सर्टिफिकेशन किया था गिटहब को पायलट का या फिर एआई 900 का, उसमें बकायदा लिखा हुआ था कि विद द हेल्प ऑफ को पायलट इट इज इंप्रूविंग योर प्रोडक्टिविटी बाय 50%। ओके, तो मतलब क्या हुआ, जिस काम के लिए आप पहले प्रोबेबली जूनियर रिसोर्स हायर करके काम करवाते थे, अरे भाई तू लिख टेस्ट केसेस, तू लिख दे ऐसे, ओके मैंने डेवलपमेंट कर दिया, तो 2-3 दिन में टेस्ट केसेस तुम लिख। अब वही चीज 2 घंटे में हो जाती है। ओके, तो अब क्या होगा, अगर कोई जूनियर, अब टेस्ट केसेस तो उसको लिखने को मिल नहीं रहे, बट उसके अलावा भी अगर वो कोई और इनिशिएटिव नहीं ले रहा, ओके, उसको ये है अगर आप मुझे काम दे दोगे तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता क्या करना है, तो फिर वो उसके लिए लाइफ थोड़ी सी हार्ड होने वाली है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। यस यस, आप कह रहे थे ना कि कौन लोग इम्पैक्ट होंगे। अगर आपका वर्क इस टाइम पर एआई 80% आपका 90% आपका वर्क एआई कर रहा है, तो आप रिप्लेस हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप कुछ ऐसा ऐड कर रहे हो अपनी जॉब में, और आप ऐसी कुछ नॉलेज लेके आते हो, ऐसा स्किल सेट लेके आते हो जो एआई के थ्रू अभी नहीं हो पा रहा है, तो आई थिंक यू विल बी रिलेवेंट एंड आप कंटिन्यू करोगे यार, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली, सिंपल सी बात है। तो पहले जो लोग सपोर्ट में प्रोजेक्ट में काम करते थे, उनको पता था ये सपोर्ट या फिर ये प्रोजेक्ट जिस दिन क्लाइंट हमारे से गया, इस प्रोजेक्ट से गया क्लाइंट, ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट हमारे से गया, उस दिन आगे हमको कोई और हायर करे ना करे गारंटी नहीं। तो वो आपको फ्यूचर भी आपको खुद समझना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके दीपक, इसी पे ऊपर क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट स्किल्स इवन स्टूडेंट्स को या वर्किंग प्रोफेशनल्स को किस पे फोकस करना चाहिए? क्या फुल स्टैक डेवलपर्स को अपनी फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट छोड़कर पाइथन में मूव कर जाना चाहिए? हाउ इट शुड बी गोइंग टू बी? सी मेरा नज़रिया ये है कि पर्सनली जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि एआई एक मतलब अलग ही चीज़ है, हमें नहीं करनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं कंटिन्यू करना चाहिए, प्रोजेक्ट में अंडरस्टैंडिंग ये सब अपार्ट है। आपको लॉन्गर रन में भी देखना है कि लेट्स से रिएक्ट 2021 में बूम पर थी, 23-24 में आते आते वो स्टेबल हो गई, और आज की डेट में आपको 80% 70-80% लोग रिएक्ट वाले मिल जाएंगे फ्रंट एंड में, राइट। तो आपका कंपटीशन क्या है? 70-80%। बट अगर आपको ये कंपटीशन को शॉर्ट करना है, तो आपके लिए क्या बात हो सकता है? बिकॉज जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, मे भी शायद ये प्रोजेक्ट कल को कंपनी के पास ना रहे, या मुझे स्विच करके किसी और कंपनी में जाना है, तो मुझे कंपटीशन में कौन लोग चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरा कंपटीशन 10-20% से हो यार, मुझे 80% में कॉम्पीट नहीं करना अभी। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जेन एआई, जो कि पर्सनली मैं खुद कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बैकएंड से बिलोंग करता था स्टार्टिंग में करियर में, मैंने 2-3 साल बैकएंड में काम किया, तो मेरे लिए थोड़ा सा अडेप्ट करना ईजी था पाइथन को। मेरा एक्सपीरियंस डॉटनेट वगैरह में भी ठीक ठाक था। तो जेन एआई मतलब मस्ट है यार, कर लो, कुछ उसका नुकसान नहीं है, आप कर लोगे तो। आप एआई इंटीग्रेशन के सहारे जियोगे, तो एआई इंटीग्रेशन तो कल को 1 साल में 70-80% लोग सीख चुके होंगे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको एपीआईज ही कॉल करनी है, आप रिएक्ट में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो उसमें आपका कंपटीशन शॉर्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको रेलिवेंट रहना है और आपको नेक्स्ट 5-6 ईयर्स देखने हैं, तो जैसे रिएक्ट ने आपको 2021 से 26 तक लेके आई है और अभी तक मार्केट में थोड़ी स्टेबल चल रही है, ऐसे आई थिंक 5-6 ईयर्स जेन एआई एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी इसमें बहुत सी इन्हेंसमेंट, बहुत सी अपडेट्स आएगी, और बहुत सी कंपनी इसको अडेप्ट करेगी, एंड आप एआई लेवल को अपने सेल करोगे कि मैं एआई इंजीनियर हूँ, नॉट इंटीग्रेशन इंजीनियर, आई कैन बिल्ड समथिंग ऑन एआई। हाँ, नॉट इंटीग्रेट, आई बिल्ड समथिंग। मैं एक्चुअली बोला था, जब आप सीख रहे होते कोई भी नई टेक्नोलॉजी को, तब आप उसको कॉपी पेस्ट करो, मतलब अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बिकॉज देखो ना, एक तो चीज होती है, जैसे एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, फिर एक होती है रिपेयरिंग। ठीक है, आप सीधा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मत सोचो, पहले आप ये समझो कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, फिर उसकी रिपेयरिंग पे चलो कि अगर कल को मुझे इसके अंदर हल्के से फीचर ऐड उड करने पड़े और कस्टमाइज करना पड़ा, तो कैसे कर पाऊं, फिर धीरे धीरे अपग्रेड वर्जन करो, फिर लास्ट में जाके तुम मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंच जाओ। अगर मुझे कुछ एक नया बिल्ड, नई चीज बनानी पड़ी, ओके, एमसीपी से या रैक से कुछ भी, तो वो कैसे बनेगी? तो मतलब डोंट डायरेक्टली जंप, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तभी तुम जैसे बैंगलोर में, ओके, चंडीगढ़ में रह चुके हो, बैंगलोर में शिफ्ट कर गए हो, अभी शादी भी हो गई है। हाउ इज योर टेक लाइफ एक्सपीरियंस इन बैंगलोर इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज? तो बैंगलोर में एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि अगर आप बैंगलोर में हो और आप थोड़ा सा अच्छा स्किल सेट रखते हो, या आप एवरेज भी हो, तो आप जॉबलेस नहीं जाओगे, जो कि मैंने इस जगह पर देखा है। अगर आपको कहीं दुनिया के किसी कोने में, या सॉरी दुनिया तो नहीं कहूँगा, इंडिया के किसी कोने में जॉब में दिक्कत आ रही है ना,
तो थोड़ा सा स्पेंड करो यार, थोड़ा सा बैकअप लेके बैंगलोर आ जाओ, आपकी जॉब लग जाएगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर मोड़ पे एक स्टार्टअप दिखेगा। अभी मेरी जो जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, इसके साथ में पेपाल का ऑफिस है, उबर का ऑफिस है, मीन्स एटलासियन है। तो मतलब बहुत सी कंपनीज ऐसे है कि थोड़ी आगे जाऊंगा तो आपको पेटीएम दिख जाएगी, आपको थोड़ी और आगे जाऊंगा फ्लिपकार्ट दिख जाएगी। तो सारा कुछ इस एरिया में मिल जाएगा। और ये इस एरिया की बात नहीं, आप किसी और एरिया में भी चले जाओगे तो वहाँ पे आपको गूगल दिख जाएगी, अमेजोन दिख जाएगी। तो एक तो आप लिंक्स बनाते हो यहाँ पर, सबसे पहली बात। आप किसी कैफ़े में जा रहे हो या लेट से आप कहीं पे फाइन डाइन करने जा रहे हो, आपको कोई इंसान दिख जाएगा जो गूगल का बैग लेके आ रहा होगा, अमेजोन का बैग लेके आ रहा होगा, या जिसमें फ्लिपकार्ट का आईडी कार्ड होगा। और अगर ये भी नहीं तो आप किसी सर्विस बेस्ड एम्प्लॉय, आपको कोई दिख जाएगा, आप उससे डायरेक्टली अप्रोच करो और रेफरल मांगो। लोग बड़े सही हैं यार, सबको सबको पता है कि रेफरल देने में खुद का भी बेनिफिट होता है, बोनसेस वगैरह मिलते हैं, तो हर कोई कर देता है हेल्प। तो आपको यहाँ पे जॉब के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिंक्डइन है। आप थोड़ा सा सोशलाइज होना या क्राउडेड प्लेसेस में जाना शुरू करोगे, आपको कुछ लोग दिखेंगे, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है बैंगलोर का। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 110% एग्री करता हूँ। बिल्कुल, मतलब मुझे 5 साल हो गए गाइडेंस देते हुए टॉपमेट पे, बट द थिंग्स यू आर सेइंग ना आर एब्सोल्युटली राइट। एंड हाउ डू यू थिंक, जैसे अभी तुम्हारी एज 30 हो गई है, हाउ डू यू थिंक अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड व्हाट अबाउट द ग्रो मिडिल क्लास फाइनेंशियल माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट? सी, जैसे आपने कहा कि 30 नंबर एक मतलब आजकल बहुत ज़्यादा मतलब हाइप में है कि 30 एलपीए तो मिनिमम होनी चाहिए, है ना। और अगर आप लेट से मैरिज की सोच रहे हो या कुछ, तो मिनिमम 30 एलपीए आप टारगेट करते हो। बिकॉज आफ्टर टैक्स डिडक्शन आपको कुछ दो 10 दो 5 ऐसे कुछ सैलरी क्रेडिट होती है, जो कि आप सही रहती है, आपकी सेविंग्स भी हो जाती है, आपके खर्चे भी निकल जाते हैं। तो आई पर्सनली फील कि अगर आप 30 के पास पहुंच चुके हो, आपका जो पैकेज है वो 30 एलपीए नहीं है, तो आपको कुछ सीरियस करने की ज़रूरत है। आप ऐसे नहीं रह सकते हो, बिकॉज अभी सेविंग करेंगे तो मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद। तो अभी से कुछ सेव करते चलोगे, अभी से कुछ बैकअप, तो आपको प्रेशर नहीं होगा किसी चीज़ का, अगर आपके पास अच्छे खासे बैकअप्स होंगे। तो जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैंने 2 अकाउंट रखे हैं, 2 बैंक अकाउंट हैं। एक बैंक मेरी होम लोन की ईएमआई डिडक्ट होती है, और एक अकाउंट है जिसमें मैं मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी आते ही कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ, सो दैट कि मैं उसमें से स्पेंड करूँ और मुझे पता लगता रहता है कि इस महीने का कितना स्पेंड मेरा बचा है। और जो फिर उसके बाद जो अमाउंट बचता है मेरा, वो अमाउंट मैं सेविंग में डिवाइड करता हूँ। मैंने पोर्शन उसमें डाल दिया एफडी में, कुछ मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, कुछ मैंने एसआईपीज कर ली। तो कुछ ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ, और मेरी वाइफ भी ऐसे ही करती है एक्चुअली। तो हमारी अभी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। बैंगलोर जैसी सिटी में हम रह रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, हमें बाहर निकलना है तो कुछ सोचना नहीं पड़ता। हमें अगर कोई शॉर्ट ट्रिप करना है, लाइक अगर लास्ट मंथ मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो मेरे को 2 दिन पहले रियलाइज़ हुआ कि यार गोवा चलते हैं, कुछ इसके लिए स्पेशल करता हूँ, फर्स्ट बर्थडे आफ्टर मैरिज। तो मैंने गोवा प्लान कर लिया। तो इन चीज़ों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आप एक डिसेंट मनी अर्न करोगे और अपना सेविंग का जो भी है सिस्टम वो सही रखोगे तो। बहुत अच्छी बात है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जब आपको कभी कोई चीज खरीदनी हो और उसका प्राइस टैग नहीं देखना, तो मेहनत भी उतनी करो कि फिर टाइम नहीं देखना। ठीक है? ताकि तभी उस स्टेज पे पहुंच पाओगे। ओके, और रही बात 30 वाली, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, नो डाउट रिटायरमेंट एज इज स्टिल 58 और 60, बट सीइंग द मार्केट डिसरप्शंस आफ्टर एआई, और आज के टाइम पे पता नहीं चलता किसका कब ले ऑफ कैसे हो जाए, कुछ नहीं पता। ओके, जैसा कि आपने मेटा का भी रिसेंटली देख लिया, टैलेंटेड से टैलेंटेड लोगों को भी निकाला है। ठीक है? तो 30 इन टर्म्स ऑफ एज एंड एलपीए मैंने क्यों बोला था, बिकॉज आज के टाइम पे 5 years एक्सपीरियंस पर्सन डेवलपर इज ऑल्सो अर्निंग 30 एलपीए इन बैंगलोर लाइक सिटी। ठीक है? अभी थोड़ा सा हल्का सा डाउनफॉल हुआ है पिछले 1 साल में, अदरवाइज कमा रहा है, इतना भी कमा रहा है आज के टाइम पे। ओके, अगर कोई बंदे ने स्विच मारे है, एक दो स्विच भी मार लिए तो वो हो जाएगा। अब होता क्या, 30 एलपीए के बाद ना कंपनीज की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। ओके, चाहे आप 5 years एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो चाहेंगे अभी आप पूरे प्रोजेक्ट की ओनरशिप आप ले लो। ओके, आप फ्रंट एंड करो, बैक एंड करो, कल को पीओसी भी करो, मतलब दे वांट यू टू बी इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट फॉर एटलीस्ट 9 hours पर डे, वो चाहेंगे। तो 30 एलपीए के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, चाहे आपका भी 5 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, अगर आपकी एज 30 हो जाती है, ओके, कॉर्पोरेट में 30 हो जाती है, और आप चाहे 30 एलपी पे भी नहीं पहुंचे हो, नो डाउट, आपसे ना जब आप इंटरनल प्रोजेक्ट में हो तो बोलेंगे अरे यार नाउ यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, सीधी बात। अब वो एक्सपीरियंस में देखते हैं, अब वो सैलरी नहीं देख रहे, अब बोले नाउ यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, अब कब तक तुम सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते जाओगे, टीम लीड बनो, आर्किटेक्ट बनो, ये करो, ऑनरशिप लो, क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करो, मतलब दोनों साइड से आप पिसने वाले हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेक के साथ हमेशा अपडेटेड रहो, डेली के 15-20 मिनट, या फिर हफ्ते के जैसे कि 5 दिन होते हैं ना, या फिर वीकेंड पे निकाल के अपने 4 घंटे 5 घंटे निकालो, ताकि आप हमेशा ये देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है, और हर तीसरे चौथे महीने बाद एक इंटरव्यू देकर देखो। ओके, मेरे पास लोग आते हैं ना, दे सेइंग कि मेरा 10 years एक्सपीरियंस, 15 years एक्सपीरियंस, और मेरे साथ ये पॉलिटिक्स हो रही है, या फिर मुझे ले ऑफ कर दिया। वो अब फिर आप सडनली जब आपके साथ ऐसी सिचुएशंस होती है ना, तब आप घबरा जाते हो, अरे अब मैं क्या करूं।
तो वो घबराने वाली सिचुएशन ना है, इसलिए पहले आप साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी कॉर्पोरेट में टिकने की। और दीपक ने भी बहुत अच्छे टिप्स दिए, प्लस आपको फाइनेंशियल के भी बहुत अच्छे टिप्स दिए। बिकॉज मेरी जब शादी हुई थी दीपक, तो मैंने क्या किया था, हमने एक अलग म्यूचुअल अकाउंट बनवा लिया था, ज्वाइंट अकाउंट। तो हम क्या करते थे, अपनी सैलरी का, जैसे मेरी सैलरी, मैंने तो बोलता था मेरा 10% मैं डालूंगा, एंड माई वाइफ सैलरी वॉज लेस, तो मैंने बोला तो अपनी सैलरी से 5% या 2%, जितना भी तेरा बजट बनता तो उस हिसाब से डाल। तो हम वो जो डाला वो हमारा इमरजेंसी था। तो उससे क्या होता था, साल बाद जैसे बर्थडे के लिए सरप्राइज दिया, गोवा चले गए, तो उस टाइप पे वैसे ही करते थे। बर्थडे पे कहीं घूमने चले गए, या फिर कोई ज्वेलरी बना ली, या समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही चीजें बन जाती थी। ओके। और एक जस्ट मेरा थॉट है, जब आप फर्स्ट स्विच मारो, ओके, और 50-70 हजार के पास सैलरी आ जाओ, डू इन्वेस्ट इन आइदर गोल्ड और प्रॉपर्टी। ओके, बिकॉज आप उस समय इन्फ्लेशन बीट करके आगे निकल गए हो सैलरी से, मार्केट से। बट मैं बता रहा हूं, हर वक्त तो स्विच नहीं मारोगे, कि मैंने बोला ना 30 एलपीए के बाद मुश्किल हो जाएंगी चीजें। बट मार्केट की इन्फ्लेशन कभी नहीं रुकने वाली। ओके, वो हमेशा बढ़ेगी। और एक स्टेज आएगी जब आपकी सैलरी मार्केट से नीचे हो जाएगी, और आप स्विच भी नहीं मार सकते, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस हो गया, या फिर आपको अपने उस जगह पे घर ले लिया है ना, और आपको दूसरी लोकेशन से ऑफर आ रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो। तो उस समय ना आप मार्केट से नीचे चले जाओगे, तब आप बोलोगे अरे यार, अब मेरे पास सैलरी नहीं है कि अब मैं घर ले लूं, क्योंकि अभी ले ऑफ्स का रिस्क है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो बेटर है कि जितनी जवानी में आप जल्दी जल्दी स्विच मार के सैलरी बढ़ा के अपना होम लोन या फिर गोल्ड, क्योंकि बैचलर के टाइम पे आप खत्म कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज फिर जैसे दीपक ने बोला कि शादी हो गई, वाइफ ऑल्सो अर्निंग, तो वो हेल्प हो जाती है, तो आपकी चीजें फिर जल्दी खत्म हो जाएंगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, एंड हाउ डू योर लाइफ चेंजेस, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, हाउ योर लाइफ चेंजेस बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसिव तो यार, जब मैं बैचलर था मैं बहुत करता था खर्चे, क्योंकि अब मैं बैंगलोर में हूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पे कार वार नहीं है। नहीं तो मेरे एक्सपेंसेस जब मैं चंडीगढ़ में था तो वहाँ से इधर उधर ट्रिप्स में जाने में, और एक्चुअली मैंने कार भी तो कुछ ऐसी ही रखी थी ना। एक्चुअली मैंने क्या किया था कि मैं मैरिज से पहले मेरा घर बन चुका था, जो मुझे चाहिए था, जैसा घर मुझे चाहिए था मैं बना चुका था। जो कार मुझे चाहिए थी मैरिज से 1 साल पहले मैं ले चुका था, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे। तो आज की रेट में ये है कि अभी मेरे पास यहाँ पे कार भी नहीं है, कुछ खाने का मन करता है तो मंगवा लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ खर्चे होते नहीं है। नहीं तो कोई ट्रिप प्लान होता है तो ही खर्चे होते हैं। तो मीन्स कि अभी क्योंकि दोनों अर्निंग है तो मतलब रेंट वेंट में भी स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आ नहीं रही है। मुझे लगता है कि जब मैं बैचलर था तो मेरे बहुत ज़्यादा खर्चे थे, क्योंकि दोस्तों के साथ जाना, इधर उधर ट्रिप्स पे, रैंडम ट्रिप्स पे निकल जाना, और चंडीगढ़ में रहते हुए आपको पता ही है वो गेड़ी का थोड़ा सा शौक होता है लोगों को। और मैंने रखी भी थार थी, तो आप समझ ही सकते हो। सही है, सही है। हेलो भाभी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सरप्राइज एंट्री आपकी। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप मतलब एज अ कपल, क्या हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? प्रोज एंड कॉन्स। मुझे लगता है कि बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक मैरिड सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपल हैं, तो फिर हमें एक्चुअली एक दूसरे से बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता रहता है अबाउट टेक स्टैक, मतलब कैसा काम करना है, और मतलब किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अभी क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं, कैसे सिचुएशंस को टैकल करनी है। अगर मैं कुछ प्रोफेशनली कोई चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, तो मतलब मैं इनके साथ मतलब डिस्कस कर सकती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है ना। आई थिंक वाइस वर्सा ऑल्सो, सो डेफिनेटली करनी चाहिए। कॉन्स कॉन्स क्या हो सकते हैं? मतलब वीकेंड पे काम करना, ऑन कॉल, समथिंग लाइक दैट, जो दोनों के साथ में कॉल चलती है तो हाँ, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया है कि हमारी बहुत बार ऐसा होता है कि कॉल्स चलती हैं या फिर सिमिलर टाइम पे, तो फिर हमारे बस यही झगड़े चलते हैं कि तुम यहाँ बैठ के कॉल ले लो, मैं वहाँ बैठ के कॉल ले लूँ, और थोड़ा सा क्योस रहता है। बट अदरवाइज प्रोज आर मोर देन कॉन्स। तो फिर खाने का कौन ध्यान रखता है, आप दोनों में से कोई, या फिर कुक? एक्चुअली हम दोनों ही, तो आई एम वेरी लकी कि मतलब इनको सारा काम आता है, एंड सिमिलरली इन्होंने मुझे भी काफ़ी कुछ सिखा दिया है। तो हम दोनों एक्चुअली काफ़ी, अगर मैं बिजी होती हूँ तो ये कर लेते हैं, ये बिजी होते हैं तो मैं कर लेती हूँ, तो वेरी मच फॉर्चुनेट। एंड अगर एक्चुअल में ये देखना, ये झूठ नहीं बोल रही है भाई, हमारे व्लॉग जाके चेक करो, उसमें आपको सब दिखेगा। मैं भी काम कर रहा हूँ, ये भी काम कर रही है, मैं ऐसे चीज़ें सिखा रहा हूँ। कभी वीकेंड पे काम किया? आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो? मैं विजन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है बैंगलोर में ही, तो मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मतलब शुरू से ही? नहीं, तो मैं बताती हूँ। तो बेसिकली मुझे 7 साल हो गए हैं, और फर्स्ट 4.5 years मैं हिताची में थी। हैदराबाद की एक कंपनी है हिताची वनतारा, तो उनके साथ मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने विजन टेक्नोलॉजी बैंगलोर में स्विच किया था, तो अब मुझे 2.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे।
Awesome. और कैसा लग रहा है बैंगलोर आपको? बहुत अच्छा, मतलब इट्स माय फेवरेट सिटी एंड आई थिंक ही नोज इट। तो वेदर बहुत अच्छा है और आई थिंक करियर अपॉर्चुनिटीज वाइज बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब लिटरली हर गली नुक्कड़ में यहाँ पे एक्चुअली ऑफिसेज हैं और मतलब जेन्युइनली अगर आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज की कमी यहाँ पे किसी भी तरीके में तो डेफिनेटली नहीं है। सो वेरी गुड। और आप दोनों में से ज्यादा सैलरी किसकी है? इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो एटीट्यूड दिखाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो इनकरेज करता हूँ कि मेरे से ज़्यादा हो जा, तू ज़्यादा एटीट्यूड दिखा। क्योंकि बॉयज का ड्रीम होता है कि भाई वाइफ ज्यादा पैसे कमाए, मैं घर पे खाना बनाने को रेडी हूँ। मैं खाना बनाने को रेडी हूँ, हाँ तू जा हाँ, मेरे से ज़्यादा कमा। ये तो बोलते ही हैं कि तुम बढ़ो, आगे बढ़ो, मुझसे भी आगे बढ़ो। तो यहाँ तो आके मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, इसको तो मैं सारा दिन समझाता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या पढ़ क्या नहीं पढ़ना है। आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शादी करने का, कि आप रिलेट कर सकते हो और आप एक्चुअली बहुत अच्छा गाइड भी कर सकते हो। परफेक्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स वंस अगेन। एंड गाइस, होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और आप चाहो तो जाके एक बार दीपक के और श्वेता भाभी के ब्लॉग्स चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं बैंगलोर लाइफ के। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो